नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये सीटेट, एस्टेट या बीटेट या अदर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट थ्योरी को, इसमें ट्रांसपोर्ट या यातायात से संबंधित पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज का क्लास होगा ट्रांसपोर्ट या यातायात साधन से पार्ट 2 क्लास होगा। चूँकि ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, तो 1-2 पार्ट और भी हम पढ़ेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेल मार्ग, हम लोगों ने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा। जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है या जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन बना, कंसेप्चुअल, सब हम लोगों ने पढ़ा। अब हम रेलवे मार्ग से फैक्चुअल एवं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सड़क मार्ग की तुलना में भारी मात्रा में वस्तुओं एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अति सुविधाजनक साधन है। यह जो है सस्ता एवं सुगम साधन के रूप में जाना जाता है। रेलवे मार्ग भारतीय रेलवे देश का प्रमुख यातायात तंत्र है, जो एशिया का सबसे बड़ा व एकल प्रणाली प्रबंधन के अधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इस पॉइंट को याद रखना है कि भारतीय रेलवे जो है देश का प्रमुख यातायात तंत्र है, जो एशिया का सबसे बड़ा व एकल प्रणाली प्रबंधन के अधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अब रेलवे से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। रेलवे का प्रारंभ की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहली बार मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और इसकी दूरी कितनी थी? 21 मील। मील में याद रखना है दोस्तों 21 मील, और किलोमीटर में पूछे तो 34 किलोमीटर। प्रारंभ कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक पहली बार चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच। इसकी दूरी कितनी थी? 21 मील, और किलोमीटर में 34 किलोमीटर। इसका मुख्यालय, रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम रेलवे मंत्री जॉन मथाई। कौन है प्रथम रेलवे मंत्री? थे जॉन मथाई। वर्तमान में रेलवे मंत्री, इसका मैंने खाली जगह छोड़ा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है। प्रथम रेलवे मंत्री तो जॉन मथाई थे, और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे अधिक राजस्व यानी माल भाड़ा से आता है, पूछा भी जाता है। सबसे अधिक राजस्व किस चीज़ से आता है? माल भाड़ा से आता है। रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 17 है। अंतिम कोलकाता मेट्रो, अंतिम जो इसमें जोड़ा गया था कोलकाता मेट्रो, टोटल संख्या कितनी है? 17 है। तीव्रतम रेल वंदे भारत है, याद रखना है। तीव्रतम रेल कौन है? वंदे भारत। प्रथम यात्री गाड़ी को कितना ईस्वी को चलाई गई थी? 15 अगस्त 1854 ईस्वी को। ये 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई। याद रखना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 ईस्वी को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच। 15 अगस्त 1854 ईस्वी, 24 मील दूरी, हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच प्रथम यात्री गाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नियोक्ता संगठन किसको माना जाता है? तो भारतीय रेलवे को माना जाता है। सबसे ज़्यादा नियोक्ता संगठन कहने का मतलब नियुक्ति जो होती है सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे में होती है। रेलवे फेयरी क्वीन, ये विश्व का सबसे पुराना इंजन है। रेलवे फेयरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना इंजन है। किसके अनुसार? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ये बताया गया है कि
रेलवे फेयरी क्वीन जो है विश्व का सबसे पुराना इंजन है। विश्व का सबसे पुराना इंजन पूछ दे तो कौन होगा? रेलवे फेयरी क्वीन। किसके अनुसार? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 4286 यानी 4286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है? विवेक एक्सप्रेस की। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ये है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि 1380 मीटर है। 2013 के अनुसार ये बना है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, गोरखपुर बना। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 1380 मीटर। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे मुंबई से मंगलोर के बीच चलती है। याद रखना है दोस्तों, कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? मुंबई से मंगलोर के बीच। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इस मार्ग पर सैकड़ों पुल एवं सुरंग बनाए गए हैं। कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? मुंबई से मंगलोर के बीच चलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है और इस मार्ग पर सैकड़ों पुल एवं सुरंगें हैं। उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। जम्मू से बारामूला रेलवे मार्ग की लंबाई 342 किलोमीटर है। कितना है? जम्मू से बारामूला रेलवे मार्ग की लंबाई जो है 342 किलोमीटर। इसके प्रमुख स्टेशन है उधमपुर है, कटरा हो गया, काजीगुंड हो गया, श्रीनगर हो गया, उसके बाद बारामूला। जम्मू से बारामूला रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 342 किलोमीटर। और इसके प्रमुख स्टेशन कौन कौन हुआ? उधमपुर, कटारा, काजीगुंड, श्रीनगर, बारामूला। माउंटेन रेलवे भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित होती है। कहाँ संचालित होती है? माउंटेन रेलवे भारतीय पर्वतीय क्षेत्र में। इसको जो है टॉय स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी टॉय स्टेशन कहा जाता है माउंटेन रेलवे को, जो कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र में चलाई जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं। माउंटेन रेलवे, जिसको टॉय रेलवे भी कहा जाता है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे। याद रखना है, ये माउंटेन का उदाहरण है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में ये रेलवे चलाई जाती है। मेट्रो रेल प्रणाली की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी। दिल्ली में इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2002 से हुई। मोनो रेल मुंबई में चलती है। मोनो रेल कहाँ चलती है? मुंबई में। दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2002 को। और सबसे शुरुआती में कोलकाता में शुरुआत हुई थी इसकी। अब हम रेलवे गेज की बात कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछ भी सकता है, तो जानकारी रखना एकदम ज़रूरी है। रेलवे गेज 3 प्रकार का है। एक तो होती है बड़ी लाइन, दूसरी होती है मीटर गेज और तीसरी छोटी लाइन होती है। तो इसके बीच की दूरी पूछ लिया जाता है। जैसे कि बड़ी लाइन हो गया, ब्रॉड गेज कहते हैं इसको। रेल की पटरियों, दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो ब्रॉड गेज दूरी कितना होता है? 1.676। याद रखना है कितना होता है? ब्रॉड गेज कितना होगा? 1.676। दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676, ये ब्रॉड गेज हो गया। मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और छोटी लाइन, जिसको नैरो गेज भी कहते हैं, इसमें दो पटरियों की दूरी जो है 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर। याद रखना है, फिर से एक बार देख लीजिए कि ब्रॉड गेज जो होता है उसमें दो पटरियों के बीच की दूरी
1.676 मीटर होता है। मीटर गेज में 1 मीटर होता है और छोटी लाइन यानी नैरो गेज में कितना होता है 0.762 या फिर इतना कहिए 0.61 मीटर। ये दोनों पूछा जा सकता है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं। ब्रॉड गेज की लंबाई, कुल लंबाई होती है 1,01,486 किलोमीटर। कितनी होती है 1,01,486 किलोमीटर ब्रॉड गेज की लंबाई होती है। उसके बाद मीटर गेज की कुल लंबाई जो है 9,290 किलोमीटर होती है और छोटी लाइन जो होती है उसकी कुल लंबाई 2,841 किलोमीटर। अब जो है टिकट एवं समय सारणी से संबंधित कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न परिवहन के साधनों से सफ़र करने के लिए यात्री को टिकट लेना पड़ता है और ये टिकट 2 प्रकार का होता है। एक तो आरक्षित हो गया, दूसरा अनारक्षित हो गया। आरक्षित टिकट में जो है कुछ जैसे कि यात्रा की तिथि, समय, आरक्षण की तिथि, समय, परिवहन संबंधी साधन का नाम, संख्या, यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का समय, दिनांक, यात्रा के प्रारंभिक व गंतव्य स्थानों के बीच की दूरी दिया रहता है। उसके बाद यात्रियों के लिंग, आयु, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या दिया होता है। यात्रा की श्रेणी, कोच संख्या, वर्थ संख्या, सीट संख्या, टूल किराया आरक्षित शुल्क के साथ दिया रहता है। और अनारक्षित जो टिकट होता है इसमें कुछ जानकारियाँ होती है जैसे कि परिवहन रूट का विवरण होता है, जगह स्टेशनों के बीच की दूरी दिया रहता है, यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशन, वहां पहुंचने का निर्धारित समय एवं वहां से वापस होने का निर्धारित समय इसमें दिया होता है। अब नेक्स्ट है जलमार्ग। अब हम जलमार्ग को पढ़ेंगे। भारत में जलमार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग शामिल है। यह लंबी दूरी तक भारी सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। ये जो है 2 प्रकार का होता है। जलमार्ग 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। अंतर्देशीय ये देश के लिए इसका यूज होता है। इसका यूज देश के अंदर व्यापार करने के लिए होता है। इसमें जो है ऐसी नहरें, झीलें, नदियों सम्मिलित होती है जो नौगम्य हो। नौगम्य का मतलब होता है नौ परिवहन यानी नौ द्वारा संचालित। कुछ उदाहरण है इसके जैसे कि इलाहाबाद से हल्दिया, गंगा नदी हो जाएगा इसका। इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, कोल्लम से कोट्टापुरम ये केरल, तलचर से पारादीप ब्रह्मणी नदी, लखीमपुर से भागा ये बराक नदी और काकीनाडा से पुदुचेरी। कौन कौन सा होगा? इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, कोल्लम से कोट्टमपुरम केरल, तलचर से पारादीप ब्रह्मणी नदी और लखीमपुर से भागा बराक नदी, काकीनाडा से पुदुचेरी ये उदाहरण है किसके। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। इसका यूज जो है प्रायः 2 देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय पतनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पतन मतलब होता है बंदरगाह। ये जो जलमार्ग है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह है जिसको हम इस फिगर के माध्यम से देखेंगे, मैप के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पहले देख लेते हैं। सबसे प्राचीन बंदरगाह या कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कांडला या ज्वारीय पतन कहते हैं। कांडला बंदरगाह को ही ज्वारीय पतन के नाम से जाना जाता है। मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह भी कहा जाता है कांडला को। रासायनिक बंदरगाह जो है कहा जाता है दाहेज बंदरगाह को। ये है गुजरात में। कहाँ ये? दाहेज रासायन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है।
कांडला या ज्वारीयपत्तन मुक्त बंदरगाह वाला क्षेत्र है और चेन्नई सबसे प्राचीन या कृत्रिम बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, देश का सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम, जिसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी कहा जाता है। तो याद रखना है, विशाखापत्तनम जो प्राकृतिक बंदरगाह भी है और सबसे गहरा भी है। मुंबई सबसे बड़ा है। उसके बाद रासायन वाला दहेज हो जाएगा। ज्वारीयपत्तन कांडला को कहा जाता है या फिर आप मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र कह सकते हैं। और चेन्नई सबसे प्राचीन है। सबसे बड़ा बोलेगा तो मुंबई और सबसे प्राचीन तो चेन्नई या कृत्रिम तो चेन्नई, सबसे गहरा तो विशाखापत्तनम। अब देखिए यहाँ पर अगर बंदरगाह की बात हुई है तो बंदरगाह जो है समुद्र के किनारे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर है अरब सागर। तो कुछ बंदरगाह है जैसे कि गुजरात में कांडला बंदरगाह ये अरब सागर में है। महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह और नाहवा शोभा। नाहवा शोभा बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मैप को याद रखिए, यहाँ पर गुजरात है, कांडला बंदरगाह है गुजरात में और मुंबई तथा नाहवा शोभा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गोवा में मारवा गोवा, तो इसमें गोवा लगा हुआ है तो ये तो याद ही हो जाएगा। उसके बाद न्यू मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में है। न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। केरल में कौन सा बंदरगाह है? बंदरगाह है कोची। कोची बंदरगाह केरल में है। न्यू मंगलूर कर्नाटक में है। अब हम तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है। ये सब बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह हैं। कौन कौन है? एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम। ये भी बंगाल की खाड़ी में है। उड़ीसा में पारादीपीय बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता, और कोलकाता की एक सहायक बंदरगाह है हल्दिया। याद रखना है, सहायक बंदरगाह है हल्दिया। ये हुगली नदी के किनारे है कोलकाता बंदरगाह। एक है अंडमान में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहाँ है? अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। अब कुछ नोट्स हैं, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर। केरल के लोग यहाँ के लैगून में, इंदिरा गांधी नहर की लैगून में परिवहन के लिए वल्लम एवं फेरी नामक छोटी नावों का उपयोग करते हैं। कौन सा? वल्लम और फेरी नामक छोटी नाव होता है, ये केरल के लोग उपयोग करते हैं इंदिरा गांधी नहर के लिए। केरल के लोग लैगून में परिवहन के लिए करते हैं ये चीज़ का उपयोग, वल्लम और फेरी का। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3 इसी का। पार्ट 4 भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।